ये अपराध है और इस देश के गृह मंत्री के ऊपर तरीपार होने का आरोप नहीं है, वो तरीपार थे। उनको गुजरात से बाहर कर दिया गया था। सुन लीजिए दिल्ली पुलिस के हमारे प्रिय आईपीएसों, आप जो है एक तरीपार का गुलामी करना बंद कर दीजिए। आप आईपीएस हैं, आप आईपीएस हैं। हम में से बहुत सारा स्टूडेंट आईपीएस बनना चाहता है। आप लोग ऐसा कीजिएगा तो इरादा बदल लेंगे। ये क्या है? और वो जो देश के अंदर बहस खड़ा कर रहे हैं, उस बहस पे आप सवाल खड़ा कर दीजिए तो इंटरनेशनल बोलने लगते हैं। दीपिका पादुकोण जब मोदी जी का कैंपेन कर रही थी तो देशभक्त थी, जेएनयू में आ गई तो देशद्रोही हो गई। ये कितनी अजीब बात है। इस देश का नौजवान का सपना आप उससे छीन रहे हैं, उसके पढ़ने लिखने का अधिकार आप उससे छीन रहे हैं। इस देश में गरीब लोग अपनी पढ़ाई नहीं कर सके, आप उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। आप सीधे तौर पर यह साजिश कर रहे हैं कि अगर जेएनयू जैसे संस्थान बंद नहीं होंगे तो जेएनयू यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस कैसे बनेगा। सोच के देखिए, जेएनयू अगर रहेगा 150 रुपए में पीएचडी कराएगा बसंत कुंज में, साउथ दिल्ली में, पहाड़ों के बीच में, पेड़ों के बीच में, तो हमको माथा में कुत्ता काटा है कि हम जियो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएंगे। ये क्यों है? ये इसलिए है कि जब तक बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगेगा, नहीं बनेगा, तो जियो धन धनाधन कैसे होगा? बोलिए, जियो धन धनाधन कैसे होगा? आप लोग भी धनाधन कर रहे हैं ना। यहां मैं जरा गांधी को ले आता हूं। गांधी चरखा क्यों काटे थे? क्या लगता है आपको? उसमें इकोनॉमी की लड़ाई नहीं थी। चरखा क्यों काटे थे? ताकि मैनचेस्टर के कपड़े को नहीं पहनेंगे भारत के लोग। अगर आपको लगता है कि जेएनयू को बचाने की लड़ाई सिर्फ जेएनयू को बचाने की लड़ाई है, ऐसा नहीं है। जेएनयू को बचाने की लड़ाई इस देश में बीएसएनएल को बचाने की लड़ाई है, रेलवे को बचाने की लड़ाई है, एयर इंडिया को बचाने की लड़ाई है, पत्रकारिता को बचाने की लड़ाई है, नागरिक अधिकारों को बचाने की लड़ाई है, संविधान और देश को बचाने की लड़ाई है। ये बात हम तमाम लोगों को समझना चाहिए। और गुस्सा मत होइए। आप भक्त भक्त बोल करके उसकी भावनाओं को हर्ट मत कीजिए। आप ही सोचिए, आपको अगर किसी से मोहब्बत होगी, उसके बारे में खराब बात बोलेगा तो बुरा लगेगा ना। तो आप उसकी भावनाओं को हर्ट मत कीजिए। सिर्फ उससे ये पूछिए, दोस्त आओ चाय पीते हैं, चलो थोड़ा हम भी चाय पे चर्चा कर लें। ये बताओ, एक ही तो दिल है तुम्हारे पास, मोदी जी जीत लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिल तुम उनको दे दिए, दिल दे चुके सनम, दिमाग तो है, एक दिमाग ही तो है, एक दिमाग है ना आपके पास। अब सोच के देखिए, दिल्ली का चुनाव हो रहा है, करोड़ों लोग यहाँ पे रहते हैं, दिल्ली की अपनी समस्याएं हैं, दिल्ली में लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। एडवाइजरी जारी होता है कि सुबह टहलने के लिए नहीं निकलिए, जबकि कहा जाता है कि सुबह टहलने से लोग स्वस्थ रहते हैं, दिल्ली में अस्वस्थ हो जाते हैं। ये दिल्ली की समस्या है। एलकेजी में, यूकेजी में एडमिशन कराने के लिए माँ बाप को तब से ही चिंता होने लगती है जब वो बीआर प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ये सच है कि इंटरव्यू की तैयारी करते हैं बच्चों से पहले माँ बाप। एलकेजी यूकेजी में एडमिशन कैसे होगा? लोगों के पास पार्किंग की समस्याएं हैं, कार खरीदना चाहते हैं लेकिन लगाने की जगह नहीं है। जहां पे दोस्त ऐसे मोहल्लों में रहें जहां कार ले जाने में दिक्कत हो तो दोस्ती छूट जाती है। लोग जो है वैसी जगह पे गेट टुगेदर करना पसंद करते हैं जहां पार्किंग हो सके। दिल्ली के लोग साफ हवा, साफ पानी, अच्छी शिक्षा, बिजली, सुरक्षा ये मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास तो कोई मुद्दा है नहीं, इसीलिए हम जेएनयू के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। बताइए, एक यूनिवर्सिटी
दिल्ली के एक कोने में पढ़ लिख रहा है, कुछ बोल रहा है, और आप इतने स्पेशल नहीं है साहब कि आप आए हैं तभी बोलना शुरू किया है। अरे हम ऐसे नहीं हैं। हम कोई न्यूज चैनल चलाते हैं क्या कि पैसा लेकर के बोलेंगे? अरे इस देश के नागरिक हैं, जो सही लगता है सही बोलते हैं, जो गलत लगता है गलत बोलते हैं। आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। और आपके भीतर, इस देश की जनता के भीतर जिस तरीके से जेएनयू के खिलाफ नफरत भरा जा रहा है, आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर का बीमारी होगा, हाइपर टेंशन होगा। आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा है। जितना गाली देना है आप दे लीजिए, जितना एंटी नेशनल कहना है कह लीजिए। इससे आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, इससे आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी, इससे आपको इस देश में बेहतर बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेगी। इसलिए जेएनयू में उलझे रहते हैं। हम भी समझते हैं, आपका खुन्नस हमको समझ में आता है। एडमिशन होना इतना आसान बात थोड़ी है, इतना आसान बात है। एक पत्रकार आकर के बोले कि सरकार कह रही है कि जेएनयू में राजनीति क्यों होती है। हम बोले जेएनयू में लोग राजनीति पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है वहां पे। और तो और मोदी जी भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं। डिग्री नहीं है उनके पास, है कि नहीं है हम नहीं जानते हैं, हम पढ़ते हैं। देख भी लीजिए हमारा, आप लोग वहां जो है 35 साल पीएचडी करते हैं। गजब बात करते हो यार, 35 साल में हम पीएचडी कर लिए तो अपराध कर दिए। अब मोदी जी एमए किए हुई डिग्री नहीं दिखा रहे हैं तो बजाओ ताली। ये कैसी बात है? किन चीजों पे बहस कर रहे हो? कह रहे हो कि जेएनयू में पार्टी होता है, दिक्कत है, पार्टी नहीं होना चाहिए। तो आप क्यों बर्थडे पार्टी करते हैं? तो आपको क्या लगता है कि जेएनयू में लोग पैदा होकर के नहीं आए हैं? जेएनयू में तो लोग पैदा होकर के आए हैं ना, उनका भी कोई बर्थडे होगा ना। अरे कम से कम इस जनरेशन का तो होगा ही जो इंस्टाग्राम चला रहा है। एक दिन अम्मा को हम पूछे, अम्मा तुम कब पैदा हुई? तो बोली बारिश का मौसम था, भैंस को 2 बच्चे हुए थे। हम बोले भैंस को जाके कैसे पूछेंगे, बताओ तुम कब प्रेग्नेंट हुई थी? ये जनरेशन है। बोलिए ये पार्टी नहीं करेगा? करेगा पार्टी। दिक्कत किस बात से है? एक बात बता दीजिए कि हमको भाई इस बात से दिक्कत है जेएनयू से। कोई एक चीज बता दीजिए, किस बात से दिक्कत है? पार्टी करते हैं उससे दिक्कत है, पता नहीं गिनती कैसे गिना। नजीब को आज तक नहीं ढूंढ पाए। जेएनयू के डस्टबिन से 3000 कंडोम। विजुअल दिमाग में लाइए। डस्टबिन के पास बैठ करके 1 2 मने बकवास है ये, बकवास इसको कहते हैं बकवास। कि आप कंडोम गिन रहे हैं, शराब का बोतल गिन रहे हैं। अरे भाई, हमारे सिगरेट पीने से दिल्ली की हवा नहीं खराब होती है। जो पीता है, फोटो लगा हुआ है भाई उस पे, कि अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो फोटो देख लीजिए। वो अपना फेफड़ा खराब कर रहा है। अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा तो वो अपना भविष्य खराब करेगा। स्टूडेंट की बड़ी चिंता हो रही है, स्टूडेंट के नाम पे राजनीति हो रही है। उल्लू समझते हैं क्या अपने जैसा? हमारे नाम पे कोई राजनीति कर लेगा? हमको बुद्धि नहीं है, हम सोच नहीं सकते हैं, हम नहीं पढ़े हैं देश का इतिहास, हमको राजनीति नहीं पता है, हम साइंस नहीं पढ़ते हैं, हम पॉलिटिकल सिस्टम नहीं पढ़ते हैं, हम डेमोक्रेसी नहीं जानते हैं। हमको सब पता है। हमको तो ये भी पता है जो आपको नहीं पता है। हमको कोई ऐसे बेवकूफ नहीं बना लेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। जेएनयू कहता है इस देश में जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता ने उसको चुना है, जनता टैक्स का पैसा देती है। सरकार जो सरकारी संसद में बैठती है, सरकारी कार पे घूमती है, सरकारी हवाई जहाज पे जो उड़ती है, जो सरकारी यात्राओं पे अपने प्राइवेट दोस्तों को बिजनेस दिलवाती है, उस सरकार की ये जिम्मेवारी है कि
कि वो सरकारी शिक्षण संस्थानों को चलाए। उसकी जिम्मेवारी है कि वो सरकारी रेलवे को बचाए। उसकी जिम्मेवारी है कि वो एयर इंडिया को बचाए। उसकी जिम्मेवारी है कि बीएसएनएल को नहीं बेचा जाए। मंत्री बनेंगे सरकारी, कार चाहिए सरकारी, फोटो खिंचा जाएगा सरकारी कैमरे में, रहेंगे सरकारी घर में, लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। वहां जियो, यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस। ये बेईमानी है। ये राष्ट्रवाद के नाम पे एक राष्ट्रवादी सरकार देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रही है और आपको जेएनयू की पड़ी हुई है। आप इस बात की चिंता में है कि जेएनयू में नारा लगा कि नहीं लगा। आपकी चिंता नारा नहीं है। अगर आपको चिंता होता नारे का और देश का, तो पिछले 5 साल में आप समझ गए होते कि जेएनयू किस बात के लिए लड़ रहा है। एक पत्रकार ने कहा कि आपको टुकड़ा टुकड़ा गैंग बोला जाता है। हम बोले सरगना, चीफ बोला जाता है। और यहाँ मंत्री जी के दफ्तर के बाहर दिन दहाड़े बिना नकाब के इतने लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि हूँ देश का नहीं करेंगे टुकड़ा, आपका टुकड़ा करेंगे, भाजपा का टुकड़ा करेंगे। जान लीजिए, ये ऐलान है। ये इसको हमारा इकबालिया बयान समझिए आप, ये हमारा ऐलान समझिए आप कि देश को तोड़ने की आपकी साजिश, देश को नफरत के आग में जलाने की आपकी साजिश, बेईमानी के आधार पे आपकी राज करने की साजिश को नाकाम करेंगे। और आपको क्या लगता है कि आप कभी रिजर्वेशन को गाली दे करके, कभी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को गाली दे करके, कभी मेरिट का तर्क ला करके हमारी लड़ाई को गुमराह कर देंगे? आइए, भेजिए जिसको भेजना है। जौन सा आपका सबसे सुयोग्य संतान है उसको भेजिए बहस करने के लिए। हम बहस करेंगे आपसे। हम आपको बताएंगे कि मेरिट क्या होता है। मेरिट ये होता है कि इस देश के गरीब से गरीब इंसान के बच्चे, पिछड़े से पिछड़े इलाके के बच्चे काला हांडी से आते हैं भाई साहब, जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है। जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां के बच्चे अपनी मातृभाषा तो जानते ही हैं, बांग्ला, उड़िया, भोजपुरी, मैथिली, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, असमिस, ये सब भाषा तो वो जानते ही हैं। आपकी फर्राटेदार अंग्रेजी भी सीख करके एंट्रेंस देते हैं, पास करके नौकरी लेते हैं। और मेरिट की बात करते हैं। क्या मेरिट है आपके लल्ला का? जैसा का क्या मेरिट है? क्या मेरिट है? सिर्फ इस बात को छोड़ दिया जाए कि उनकी शकल हूबहू अमित शाह से मिलती है। उस आदमी का क्या मेरिट है? उसको कैसे इस देश में बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया है? पूछेंगे कोई सवाल, कोई ठोकेगा ताल, बताएगा कि नेशन वांट्स टू नो। हम चैलेंज करते हैं, है हिम्मत, करेंगे सवाल। जेएनयू से आपको चिढ़ इसलिए है कि जेएनयू सिर्फ जवाब देना नहीं सिखाता है, जेएनयू सवाल पूछना सिखाता है। और वो रवायत हमारे भीतर है। और आपको ये लगता है पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये नारा लगाए हैं, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। अरे जेएनयू जब बचेगा तो आपका बच्चा भी पढ़ेगा। कोशिश करके देख लीजिए, देखिए आपको बच्चे को पढ़ाने में क्या तकलीफ होती है। और मेरी माँ को सरकारी नौकरी नहीं है, 3000 कमाती है। बताइए, जेएनयू था, इतना पढ़ा के सिखा दिया है ना कि जो आप पे हुक्म चलाता है ना उसको हम आंख दिखाते हैं। तो जेएनयू की बचाने की लड़ाई आपके हक और अधिकार की लड़ाई है, आपके बच्चों के पढ़ने की लड़ाई है। इस देश में गरीब से गरीब इंसान ये सोच सके कि हम पीएचडी करेंगे, हम भी अंग्रेजी बोलेंगे, हम भी जीभ टेढ़ी करके ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों एक्सेंट में अंग्रेजी बोलेंगे। ये आत्मविश्वास देता है ये यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी डराती नहीं है। ये यूनिवर्सिटी ये नहीं देखता है कि आपके बटुए में पैसा कितना है।
ये यूनिवर्सिटी ये नहीं देखती है कि आप जूता किस ब्रांड का पहन करके आए हैं। ये यूनिवर्सिटी ये नहीं देखती है कि मोदी जी की तरह आपने जर्मन चश्मा लगाया है कि नहीं लगाया है। ये यूनिवर्सिटी ये नहीं देखती है कि आपके पापा के पास लेटेस्ट एप्पल है कि नहीं है। ये यूनिवर्सिटी आपकी टूटी फूटी अंग्रेजी के चलते आपको बेइज्जत नहीं करती है। ये यूनिवर्सिटी आपको सिखाती है, आपके साथ बैठती है, आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करती है। इस यूनिवर्सिटी का गेट किसी को डराता नहीं है, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी है, किसी मॉल में चलने वाला कोई 50% छूट की सेल वाला दुकान नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मॉल के शीशे वाले गेट के भीतर घुसने का हिम्मत नहीं करेंगे, आपको डर लगेगा। आप कपड़े का क्वालिटी चेक करने से पहले उसका टैग देखते हैं कि दाम क्या है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। ये यूनिवर्सिटी नहीं डराती है। अरे क्या फर्क पड़ता है कि किसकी माँ कहाँ कमाती है और कितना कमाती है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये हमारे बच्चे हैं, अगर हमारे मानदंड को ये पूरा करते हैं, अगर ये एंट्रेंस पास करके आए हैं तो हम इनको पढ़ाएंगे। तो एक ही बात की चिंता रहती थी ना कि किसी तरह से एंट्रेंस पास कर लेना है। खैरात में नहीं मिला है, जैसा की तरह हमको खैरात में नहीं मिला है बीसीसीआई का पोस्ट। अपनी मेहनत से एंट्रेंस पास करके अपनी मातृभाषा में स्कूलिंग करने के बावजूद अंग्रेजी पढ़ करके, अंग्रेजी सीख करके, अंग्रेजी में एग्जाम दे करके जेएनयू में एडमिशन लेते हैं। आप ठीक नहीं थे। और जेएनयू सिर्फ आज की पीढ़ी के लिए नहीं लड़ता है। अगर आज की पीढ़ी के लिए लड़ रहा होता तो आज जेएनयू के सारे पुराने प्रेसिडेंट यहाँ खड़े नहीं होते। बत्तीलाल भैरवा का नाम इतने गौरव से लिया जाता है। देखिए कि वो पुराने प्रेसिडेंट आज यहाँ खड़े हैं आप लोगों के साथ। ये जेएनयू की रवायत है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीना सीखते हैं, दूसरे का भी जीने का अधिकार है, इस बात के लिए भी खड़े होते हैं। जेएनयू के स्टूडेंट जो आज जेएनयू में पढ़ रहे हैं, एक पत्रकार हमको बार बार कह रहा था कि जो दे सकते हैं उनको देने में क्या दिक्कत है। अरे जो तुमको दे सकते हैं उनसे तो तुम ले ही रहे हो। तुम ये तो बताओ कि जो नहीं दे सकते हैं उनके लिए तुम्हारे पास क्या योजना है। जेएनयू में जो आज पढ़ते हैं उनको फेलोशिप मिलता है, उनको जेआरएफ मिलता है, वो फीस दे सकते हैं। वो सिर्फ अपनी फीस के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि आज अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कल को फिर से कोई आंगनबाड़ी का बेटा, कोई चूड़ी बेचने वाला का बेटा, कोई सब्जी बेचने वाली की बेटी यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाएगी। इस बात के लिए लड़ रहे हैं। और देश होने का यही मतलब होता है, यही मतलब होता है मेरे दोस्त देश होने का, कि देश हम सबका है। चाहे हमारा रंग कुछ भी हो, चाहे हमारी जाति कुछ भी हो, चाहे हमारी नाक कैसी भी हो, हमारी बोली कैसी भी हो, हम सब इस देश के नागरिक हैं। और जब हम इस देश के नागरिक हैं तो इस देश का संविधान सभी नागरिकों को पढ़ने का और सपने देखने का अधिकार देता है। आप हमारे सपने को छीन लेना चाहते हैं। पास ने एक बात कही है कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। आप हमारे सपनों को मार देना चाहते हैं, नहीं मरने देंगे। आपको भ्रम है कि पुलिस से पिटवा देंगे, फर्जी मुकदमा करवा देंगे, अपने मीडिया चैनल को बोल बोल करके टुकड़ा टुकड़ा का गैंग बोलेंगे, एंटी नेशनल बोलेंगे, डर का ऐसा माहौल पैदा खड़ा करेंगे कि कोई आकर के खड़ा होगा उसको एंटी नेशनल बोलना शुरू कर देंगे। तो आप आंख में काजल डाल करके देखते रहिए कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, आप अकेले रह जाएंगे। आप अकेले रह जाएंगे क्योंकि हमने ये तय किया है, हमने ये तय किया है कि एकलव्य का अंगूठा तो आपने काट लिया, आज का एकलव्य अपना सर फोड़वा लेगा, अपना सर कटवा लेगा, लेकिन अपने पढ़ने के अधिकार को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। छोड़ दिए ना सर। क्रिमिनोलॉजी समझ लीजिए, क्रिमिनोलॉजी समझिए, वो क्रोनोलॉजी नहीं है। क्रिमिनोलॉजी ये है कि पहले एक देश की यूनिवर्सिटी को, जिसने इस देश को क्या नहीं दिया है, भारी बेशरम लोग हैं, दुद्दू को मंत्री बनाए हुए हैं जेएनयू से, दुद्दू को। और इस्तेमाल क्या करते हैं हमारे दोनों पुराने एलुमनाई का,
जैसे भाजपा जब चुनाव हार जाएगी ना तो बाइट देने के लिए शाहनवाज हुसैन को भेज देगी। अब भाजपा जब जीत जाएगी तब पात्रा आएंगे मोदी जी की कृपा समझाने के लिए। अभी जब जेएनयू का मामला हुआ है तो दोनों जेएनयू के एलुमनाई को आगे कर दिया है। एक एलुमनाई ने कहा कि हमारे समय में टुकड़ा टुकड़ा गैंग नहीं था। सर 2014 से पहले टुकड़ा टुकड़ा सरकार भी नहीं था। और ये साजिश, ये क्रिमिनोलॉजी आप समझिए कि अगर किसी महिला का जमीन कब्जा करना हो, उसकी पति की मौत हो गई है, तो उस विधवा को बदचलन साबित करना बहुत जरूरी है। पहले उसको डायन बताया जाएगा, उसके गले में जो है जूते की माला पहना करके उसको गांव में घुमाया जाएगा, फिर गांव के दबंग जो है उसकी जमीन को कब्जा कर लेंगे। जेएनयू के साथ हूबहू यही काम किया जा रहा है कि जेएनयू पूरे देश में कोई ऐसा मुद्दा हो, हर मुद्दे पे ये यूनिवर्सिटी खड़ा होती है। पिछले अगर आप 5 साल का अकाउंट मांगिएगा तो हम बता देंगे। मतलब हम सरकार नहीं है कि ये नहीं बता पाएंगे कि नोटबंदी के बाद काला धन कहाँ गया। हम बता देंगे कि 2014 में जब सरकार आई तो इस देश में क्या हुआ। 14 में सरकार आई, शपथ ग्रहण करने के लिए आए थे हमारे साहेब। गुजरात भवन में हमारा प्रोटेस्ट होना था, गंगा ढाबा से अरेस्ट कर लिए। समझ में आ गया कि फांसीवाद आपके घर पे है। फांसीवाद और कुछ नहीं होता है। फांसीवाद यही होता है कि आपसे आपका अधिकार छीना जाएगा और आपको लगेगा कि ये देश हित में है। फांसीवाद और कुछ नहीं होता है कि एक भेड़ को दूसरे भेड़ के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए और भेड़िया कहे कि मैं एम्पायर हूं, तुम में से जो हारोगे उसको खाएंगे। उसका भूख कभी खत्म नहीं होगा और हम कभी बचेंगे नहीं। ये हमको समझना पड़ेगा कि 2 भेड़ अगर लड़ रहे हैं तो कोई एक भेड़ ही हारेगा ना दोस्त। भेड़िया तो बैठ के खाएगा ना ब्रेकफास्ट विद सॉस। और कुछ नहीं होता है फांसीवाद। जब जेएनयू की चर्चा दिल्ली चुनाव में भी हो रही है, दिल्ली की सड़कों पर निकलकर दिल्ली को बताने का काम किया है कि देखिए हमारा सर क्यों फोड़ा गया है, हमारी खून क्यों बह रही है, ये आपने जताने का काम किया है। खराब हो गया ये तो माइक मोदी जी के नियत की तरह है। छोड़ दीजिए, सुधीर चौधरी मत बनिए। इतने यूनिवर्सिटीज खुले, इतने कॉलेज खुले, ट्रेन में अगर पूछ दीजिए किसी विद्यार्थी से कि क्या करते हो, हर दूसरा तीसरा कहेगा कि इंजीनियर हैं। इतने इंजीनियर इस देश ने पैदा किए, इतने एमबीए घूम रहे हैं, ब्याह होना बंद हो गया है। सही बात बोल रहे हैं कि इंजीनियरिंग का डिग्री लेने के बाद भी शादी नहीं हो रही है, अलग समस्या है। नौकरी का गारंटी नहीं है। हमारे एडहॉक के लिए जो टीचर लड़ रहे हैं उनसे कभी पूछिए, प्लान करते हैं घर लेने का, लेकिन ये तो गारंटी हो कि अगला 6 महीना इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। हर वक्त ये डर लगा रहता है कि रिटेन होंगे कि नहीं होंगे। बताइए क्या गुनाह किए हैं, पीएचडी किए, पढ़े लिखे, किताब लिखे, और जो है हर 6 महीने में उस टीचर इंचार्ज को देखते रहते हैं कि तुम ही माए बाप हो साहब, जो करवाना है करवा लो। ये उदारवाद ने पैदा किया है कि लोगों के बुनियादी अधिकार उनसे एक एक करके छीन लिए गए। क्या कह करके कि सरकारी संस्थान परफॉर्मेंस नहीं करते हैं और बेशरम की तरह इसरो के साथ जाकर के फोटो भी खिंचवाते हैं। वाह मोदी जी वाह, कमाल आदमी है। लेकिन लव यू। हम आप ये कह रहे हैं कि सरकारी संस्थान परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। इसरो भी तो सरकारी है। जेटली जी एम्स में जाकर के इलाज करवाए, वो भी तो सरकारी है। जिस जेएनयू को आप इतना बदनाम करते हैं, हर साल बेस्ट यूनिवर्सिटी का पुरस्कार ले लेता है। यही गुनाह है ना, यही गुनाह है कि आप सोचते हैं इसलिए आपके सर पे रॉड मारा गया है। आपके सर पे रॉड मारा गया है। पास को उनके सर में गोली मारी गई थी, किस लिए?
क्योंकि वो सोचते हैं। और भगत सिंह ने कहा है, इंसान को मार दोगे, विचार को कैसे मारोगे? कैसे मारोगे विचार को? और ये जो आपकी विचारधारा है, इस विचारधारा से उनको डर लगता है, इसीलिए ये एशियन पेंट का दुकान खोल करके बैठ गए हैं। जिसको देखिए उसको जो है ये पेंटिंग करते रहते हैं, ब्रश उठाते हैं, ये लाल रंग है, लाल रंग से रंगे हुए सभी पदार्थ को आज से एंटी नेशनल कहा जाएगा। यस, कोई रंग की लड़ाई हो रही है? किसी रंग के लिए लड़ रहे हैं? भविष्य के लिए लड़ रहे हैं दोस्त। कोई रंग की लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारे जेएनयू के टीचर को गृह मंत्री बनना है कि अमित शाह के खिलाफ बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री इनको बनना है? अरे ये आरोप अगर मेरे ऊपर लगाएंगे तो ठीक है, हम चुनाव लड़ेंगे। तो हम तो लड़ ही रहे हैं आपसे, हम तो लड़ ही रहे हैं, लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ेंगे। हर बार चुनौती देते हैं कि जो करना है करो, तैयार हैं झेलने के लिए। जेल भी कोई बुरी जगह नहीं होती है। जब समाज भी जेल जैसा हो जाए तो जेल भी बुरा नहीं होता। जहाँ आपके खाने पीने पे पाबंदी हो, प्यार करने पे पाबंदी हो, बताइए, इश्क हो गया, जात के चलते ब्याह नहीं कर पाए। सर जी, आप लोग भी सोचिएगा, आप भी जवान रहे होंगे कभी, इश्क हुआ, जात के चलते ब्याह नहीं कर पाए, बताइए इससे ज्यादा तकलीफ और कुछ होगा है? और कह रहा है कि नाम देख करके टाइटल देख करके कैब बुक कीजिए। बताइए समाज को कैसा बनाना चाहते हैं? समाज को आप ऐसा बनाना चाहते हैं कि एक ही समाज में रहने वाले लोग एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर दें। ये नफरत के खिलाफ हैं हम, ये नफरत नहीं चाहिए हमको। हमारी सीधी सी मांग है, वो मांग ये है कि हमको पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। और जेएनयू की लड़ाई इस बात की लड़ाई है कि इस देश में हर इंसान को पढ़ने का अधिकार है। जिस तरह से आपने एकलव्य का अंगूठा मांग करके ये सोचा था कि वो धनुष नहीं चला पाएगा, उसी तरीके से आप जेएनयू जैसे संस्थान का फीस बढ़ा करके एक ऐसा फीस लाना चाहते हैं कि इस देश का गरीब इंसान पीएचडी नहीं कर पाएगा। तो हम आपको बता देते हैं साहब, सिर्फ अपने पढ़ने के अधिकार के लिए नहीं, जो संविधान हमको पढ़ने का अधिकार देता है उस संविधान को भी हम बचाएंगे। एक पत्रकार ने पूछा कि ये फीस वृद्धि के खिलाफ प्रोटेस्ट है, सीए का नारा क्यों लग रहा है? तो जो है अमित शाह की तरह क्वेश्चन पहले ही लिख करके देके इंटरव्यू देते हैं। अरे हाथ में माइक थाम लिए हैं। जिंदगी में जो जो चीज बुरी लगेगी ना, सबसे आजादी मांगेंगे। आपको दिक्कत है? कोई दिक्कत है आपसे? क्या गुनाह किए हैं? क्या अगर विद्यार्थी सीए के खिलाफ बोलते हैं तो उनका गुनाह है? आप नहीं बोल रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं, आप इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो कहानी याद कर लीजिएगा बस कि जब जंगल में आग लगी तो बड़े बड़े जानवर देख रहे थे। एक कोयल अपनी छोटी सी चोंच में पानी की बूंदों को भरकर जंगल को बचाने का प्रयास कर रही थी। तो बड़े जानवरों ने कहा कि तुम्हारी छोटी चोंच से ये आग नहीं बुझेगी। तो कोयल ने कहा कि नहीं बुझेगी मेरी चोंच से, ठीक है, लेकिन बुझेगी जरूर। आग कैसी भी हो बुझती जरूर है, उसको बुझना पड़ता है। अंधेरा कैसा भी हो उसको छटना पड़ता है, उजाला होता है। और जब ऐसा होगा तो तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में और हमारा नाम बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आज जो लोग जेएनयू के साथ खड़े हो रहे हैं, हो सकता है कि उनको अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में एंटी नेशनल बोला जाता हो सकता है कि पिताजी को गुस्सा किसी और बात का था। पिताजी चाहते थे कि इंजीनियरिंग कर ले, लड़का फूको पढ़ करके बोला कि नहीं पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। हो सकता है इस बात का गुस्सा हो सकता है कि पुराना प्यार और पुराना क्रश, जब उसको प्यार नहीं मिला तो आपको एंटी नेशनल बोलना शुरू कर दे। लेकिन ये सब ओस की उस बूंद की तरह है, जब गर्मी की तपिश होती है तो उस ओस का बूंद भाप होकर के उड़ जाता है।
ये इतिहास आज यहाँ जो आप सब लोग बैठे हुए हैं, ये अपनी पीढ़ियों को आप सुनाएंगे कि हम लोग लड़े थे। और मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, यही वो जगह है, यही MHRD है। मंत्री जी कोई और थी, हाँ वही सास बहू वाली। मंत्री जी को रोड पे आना पड़ा था, रोड पे। जब जनता रोड पे आती है ना, तो सरकार भी ऐसी कमरों में नहीं रह सकती है, उसको रोड पे आना पड़ता है। रोड पे आई थी विद्यार्थियों से बातचीत करने के लिए, और ये समझौता हुआ कि आप विद्यार्थियों का वजीफा, उसकी छात्रवृत्ति, उसका स्कॉलरशिप बंद नहीं करेंगे, और बंद नहीं हुआ था। बोलिए जीते थे कि नहीं जीते थे? तो ये मत सोचिए कि आगे क्या होगा। एक पत्रकार ने पूछा कि आगे क्या होगा, हम बोले बहुत कुछ होगा। सर्दी के बाद गर्मी आएगी, होली आएगा, फिर गर्मी के बाद बरसात आएगी, बहुत कुछ होगा। अभी छपाक आया है, उसके बाद कुछ और फिल्म आएगी, बहुत कुछ होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं जो नहीं होगा, वो ये है कि इस देश को हिंदू मुसलमान के नाम पे बंटने नहीं दिया जाएगा। इस देश में लोगों का जो पढ़ने का अधिकार है, उसको छीनने नहीं दिया जाएगा। इस देश में जो सरकारी संस्थान है, तथा कथित राष्ट्रवादी सरकार को राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने नहीं दिया जाएगा। इस देश में महज एक कागज के टुकड़े के आधार पे किसी से उसके भारतीय होने का प्रमाण पत्र नहीं छीना जाएगा। इस देश में किसी के जातीय पहचान के चलते उसके साथ छुआछूत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस देश में लड़का और लड़की का भेद करके ये लैंगिक भेद को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जरूर होगा। ये कुछ भी कर लें, लेकिन JNU में बढ़ी हुई फीस लागू नहीं होगी, और JNU को बर्बाद करने का ठेका लिए हुए या जो वाइस चांसलर हैं, वो वाइस चांसलर नहीं रहेंगे। नो मोर। अब नो मोर देखते हैं, वाइस चांसलर को वापस अमित शाह के पास भेजते हैं। ये नहीं चलेगा। सूडो बॉक्सिंग नहीं कीजिए, सामने से आकर के लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। वाइस चांसलर कहें कि उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है और एक राजनीतिक मुद्दे के तहत वो अपनी यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए आए हैं, तो हम सीधे तौर पे जैसे सरकार से लड़ते हैं उनसे भी लड़ेंगे। अभी तो ये कंफ्यूजन भी होता है जब वाइस चांसलर कहते हैं कि नहीं नहीं हम लोग ये मांग नहीं मानेंगे, और MHRD की कमेटी कहती है नहीं विद्यार्थियों की मांग वाजिब है। तो मैं सोचने लगता हूँ, आप भी जरा सोचिएगा कि आपको अगर तांगे पे चढ़ने का मौका मिले और तांगा जो चला रहा हो, जिसके हाथ में चाबुक हो, उसको घोड़ा कहेगा कि नहीं हम नहीं चलेंगे, तो चाबुक मारेगा, घोड़ा दौड़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वाइस चांसलर की बात सरकार मान लेगी और सरकार की बात वाइस चांसलर नहीं मानेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? किसको पढ़ा रहे हो दोस्त? क्या साहब, कांस्टेबल जो है IPS का बात नहीं मानेगा? ऐसा होगा क्या? SHO ACP का बात नहीं मानेगा? ऐसा होगा क्या? ACP DCP का बात नहीं मानेगा? और कमिश्नर साहब जो है, हमारे समय भी एक कमिश्नर थे, वो गृह मंत्री का बात नहीं मानेंगे? ऐसा होगा क्या? ये हमको इस क्रोनोलॉजी में समझा करके अपना क्रिमिनोलॉजी चला रहे हैं। इसीलिए हम तमाम लोगों के सामने आज जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनौती ये है कि हम पढ़ने के अधिकार के लिए लड़ें। इस देश में गरीब से गरीब इंसान का पढ़ने का जो सपना है, उस सपने के लिए लड़ें। गिटार बजाना सिर्फ हमारे CV के हॉबीज में ना लिखा जाए, हम सच में गिटार बजा पाएं। जब जो है कोई डेट पे आया है या आई है, तो दीवार पे इतना मत खुदो, नॉर्मल चीज है। नहीं कैसे छीना जाएगा यार, तुम छीनने दे दोगे? तो वो जो मोदी जी के समर्थक हैं, जो मोदी जी उनके डेट भी नहीं है, उसके लिए उनके को कुछ भी करने के लिए तैयार है, और आप अपने देश के लिए उनसे भी नहीं लड़ पाएंगे। अरे नहीं लड़ पाएंगे तो समझा ही दीजिए उनको कि ये जो सपना है आज हमारे नौजवानों का, कि वो एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं।
अपने सपने के हिसाब से, अपने शौक के हिसाब से एक शांतिपूर्वक आराम का जीवन जीना चाहते हैं तो उस सपने को ना छीना जाए। जेएनयू को बचाने की लड़ाई